नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार से जुड़े केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि रिश्वत लेना संसदीय विशेषाधिकार के दायरे से बाहर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने फैसले को पलट दिया है। तब 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वकील अश्विनी उपाध्याय ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि 7 जजों की बेंच ने एकमत से कहा कि पैसे लेकर सवाल पूछना या सवाल लेकर राज्यसभा चुनाव में वोट देना ये पूरी तरह से संवैधानिक भावना के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। सांसदों विधायकों को संसद या विधानसभा में जो बोलने की आज़ादी है वो ईमानदारी से काम करने की आज़ादी है, भ्रष्टाचार करने की आज़ादी नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मौजूदा जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल हो जाएंगे। बता दें, गंगोपाध्याय अगस्त 2024 में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपने सहकर्मियों पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता अभिषेक बनर्जी पर लगातार टिप्पणी की वजह से विवादों में रहे हैं। संभवतः ये पहली बार है जब किसी मौजूदा जज ने कहा हो कि वो अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल हो जाएगा। गंगोपाध्याय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से उनके खिलाफ टिप्पणियों ने उन्हें राजनीति में जाने को प्रेरित किया है। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नितिन पटेल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मेहसाणा सीट से उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया है। एक दिन पहले ही उनके नाम की घोषणा की गई थी। ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां आसनसोल सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए भोजपुरी सिंगर गायक ने अपने नाम वापस लेने की घोषणा कर दी। इससे पहले बीजेपी नेता गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा टिकट की घोषणा होने से पहले ही राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान किया है। बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। उसमें हर्षवर्धन का दिल्ली से टिकट काट दिया था। उसके बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से लोकसभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। टिकट ना मिलने पर प्रज्ञा सिंह ने कहा कि उनके शब्द शायद पीएम मोदी को पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए उनका टिकट कटा होगा। उन्होंने कहा ये संगठन का निर्णय है, इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि टिकट क्यों कटा, कैसे कटा। मैंने पहले भी टिकट नहीं मांगा था और अब भी नहीं मांगा है। हो सकता है मैंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया हो जो मोदी को पसंद नहीं आए हों। उन्होंने कहा था कि मुझे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग ली थी। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे दिन भी आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले और कुछ और काम को ज़्यादा जरूरी बताने को बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा, कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा, कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा, कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कारणों से टिकट को ठुकरा देगा। भाजपा एक दल के रूप में इतनी कमजोर कभी नहीं थी। अब तो जनता के अलावा भाजपा वाले भी खुद ही कह रहे हैं कि नहीं चाहिए भाजपा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत का विदेशी महिला के साथ एक कथित वीडियो वायरल हो गया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रावत को इसी सीट से एक बार फिर टिकट दिया है। टिकट की घोषणा के बाद से ही रावत के इस कथित वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। मामले में कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है। इंडिया टुडे से जुड़े कुमार अभिषेक की रिपोर्ट के मुताबिक उपेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस वीडियो को फर्जी बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश के युवाओं एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं है। नए पद निकालना तो दूर, वो केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही माने तो 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली हैं। महत्वपूर्ण विभागों में ही देखें तो रेलवे में 2,93,000, गृह मंत्रालय में 1,43,000 और रक्षा मंत्रालय में 2,64,000 पद खाली हैं। क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30% से अधिक पद खाली क्यों हैं? राहुल गांधी ने कहा कि झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री के अपने ही कार्यालय में
बड़ी संख्या में अति महत्वपूर्ण पद खाली क्यों हैं? स्थायी नौकरी देने को बोझ मानने वाली भाजपा सरकार लगातार संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जहां ना सुरक्षा है और ना ही सम्मान। खाली पड़े पद देश के युवाओं का हक हैं और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है। इंडिया का संकल्प है, हम युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोल देंगे। बेरोजगारी के अंधेरे को चीर कर युवाओं के भाग्य का सूर्योदय होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 मार्च को लोकसभा चुनाव से पहले एक आखिरी बार दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। दिन भर चली इस मीटिंग की अध्यक्षता पीएम मोदी ने खुद की। खबर है कि बैठक में चुनाव की तैयारियों के साथ साथ चुनाव के बाद वाले कामों को लेकर भी प्लानिंग की गई। बीजेपी अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है कि इलेक्शन के बाद 100 दिनों का एक्शन प्लान बना डाला। बैठक के दौरान विकसित भारत 2047 के लिए रोड मैप और अगले 5 सालों के लिए एक डिटेल एक्शन प्लान से जुड़ी प्रेजेंटेशन पेश की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने अधिकारियों से कहा कि जब चुनाव के बाद सरकार वापस आएगी तो सरकार नए जोश और उत्साह के साथ काम करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और अपना हक मांगने वाले किसानों के साथ वो दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रही है। खड़गे का बयान किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल के उस ऐलान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि किसान हर हाल में 6 मार्च को दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। किसान नेताओं ने 10 मार्च को पूरे देश में 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन की अपील की है। ईडी के साथ समन इग्नोर करने के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। ईडी ने केजरीवाल को 8वां समन भेजते हुए 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। इसके जवाब में 4 मार्च को ही केजरीवाल ने ईडी को लेकर लेटर लिखा है। सीएम ने कहा है कि वो अब ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ उन्होंने 2 शर्तें भी रखी हैं। अपनी चिट्ठी में फिर से केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी करार दिया। केजरीवाल ने लेटर में लिखा है कि वो ईडी के सवालों के जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंस पर देंगे। इसके अलावा पूछताछ कौन सी तारीख को की जाएगी इस बारे में भी लिखा है। कहा है कि वो केवल 12 मार्च के बाद ही पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में हुई रैली में लालू प्रसाद यादव पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इस टिप्पणी के खिलाफ गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बेटे और आरजेडी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने जन विश्वास महारैली के दौरान ठाकुर का कुआं संबंधित एक टिप्पणी की, जिसे सवर्णों के खिलाफ मानते हुए उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। दोनों आरजेडी नेता के खिलाफ बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने शिकायत दर्ज कराया है। बता दें, लालू ने रैली में पीएम मोदी को लेकर कहा था कि वो हिंदू ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी मां के देहांत के बाद सिर के बाल नहीं मुड़वाए, दाढ़ी के बाल नहीं मुड़वाए थे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की राजनीति गर्मा रही है। इस बीच बीजेपी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया। इसमें मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यादवों की ताकत का एहसास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक परिवार ने यादव की राजनीति की और वोट बैंक हथिया, लेकिन उनके लिए क्या किया, ये सवाल अब पूछने की जरूरत है। यादवों को सनातनी बताते हुए उन्होंने कहा कि हम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि यादवों के वोट बैंक पर अपना कब्जा मन कर चलाने वाले लोगों को सोचना होगा, जवाब देना होगा। उन्हें अब संदेश देने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि मोहन यादव को यूपी भेजकर बीजेपी ने यादवों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि विस्फोट की जांच एनआईए करेगी। 1 मार्च को बेंगलुरु में ब्रुकफील्ड इलाके में स्थित रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट से एक महिला समेत 9 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में कैप पहन, मास्क और चश्मा लगाए संदिग्ध की तलाश की जा रही है। विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने वाले अस्पताल पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा था कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल निकी हेली ने प्राइमरी में पहली जीत हासिल की है। रिपब्लिकन पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में वो वॉशिंगटन डीसी की प्राइमरी में जीत गई हैं। रविवार को मिली उनकी इस जीत ने फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की जीत का सिलसिला रोक दिया है। हालांकि ट्रंप इस सप्ताह होने वाली वोटिंग में कई और प्रतिनिधियों का समर्थन जुटा सकते हैं। निकी हेली इससे पहले भी कुछ प्राइमरी में हार चुकी हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि वो रेस में बनी रहेंगी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि गजा में लोग भूख से मर रहे हैं। उन्होंने इजराइल से कहा है कि वो गजा में राहत सामग्री की सप्लाई में और इजाफा करे।
कमला हैरिस ने कहा है कि गजा में कम से कम 6 सप्ताह का युद्ध विराम होना चाहिए ताकि वहां से इजरायली बंधकों को निकाला जा सके। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।